नया चैप्टर शुरू करते हैं, हाइड्रोकार्बन्स। सबसे पहले पता होना चाहिए हमें कि ये हाइड्रोकार्बन्स हैं क्या। सो द हाइड्रोकार्बन्स आर द कंपाउंड्स मेड अप ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली। हम सब जानते हैं कि कोई भी कंपाउंड दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स के कंबाइन करने से फॉर्म होता है। तो हाइड्रोकार्बन भी उन्हीं में से एक कंपाउंड है, एक ऐसा कंपाउंड जो सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन के कंबाइन करने से फॉर्म होता हो। तो यह है हाइड्रोकार्बन। अब हमारे नेचर में बहुत तरह के हाइड्रोकार्बन्स हैं और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम हाइड्रोकार्बन से ही अपनी स्टडी को शुरू करेंगे। लेकिन उसके लिए पहले हाइड्रोकार्बन्स को क्लासिफाई कर लेना ज़रूरी है। हमारे नेचर में जितने हाइड्रोकार्बन्स हैं, अगर उनको ध्यान से स्टडी किया जाए, डिटेल में स्टडी किया जाए, तो हमें पता चलता है कि हाइड्रोकार्बन्स की अलग अलग कैटेगरीज होती हैं। उनको भी अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड किया जा सकता है। फॉर सिंप्लीफिकेशन हम लोग क्लास 11th में सीबीएसई लेवल पे ये दो क्लासिफिकेशन ज़रूर पढ़ेंगे, एक एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स और एक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। दोनों ही हाइड्रोकार्बन्स ही हैं, बट इन दोनों की प्रॉपर्टीज़ में कुछ डिफरेंस होता है। इनके अंदर कुछ बेसिक डिफरेंस होता है। वो डिफरेंस क्या है, जैसे इस चैप्टर में हम आगे बढ़ेंगे तब हमें समझ में आएगा, बट एटलीस्ट अभी हमें ये पता चल गया है कि हाइड्रोकार्बन्स की दो टाइप्स होती हैं, एक एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन और एक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। फर्दर अगर एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन को देखा जाए तो वो खुद दो पार्ट्स में डिवाइड हो सकते हैं, दो ग्रुप्स में डिवाइड हो सकते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और हम सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड की क्लासिफिकेशन पहले से भी जानते हैं। तो ये दोनों ही एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन के ही टाइप हैं, उसी के अंदर आने वाले दो ग्रुप्स हैं, एरोमेटिक से बिल्कुल अलग। और फिर हम जानते हैं कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को हम अल्केन भी कहते हैं, और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन दो तरह के हो सकते हैं, इधर अल्कीन्स और अल्काइंस। और अल्केन, अल्कीन और अल्काइंस में क्या डिफरेंस है हम सब जानते हैं कि तीनों हाइड्रोकार्बन्स ही हैं, बट जैसे एक ऐसा हाइड्रोकार्बन जिसमें सिर्फ सिग्मा बॉन्ड्स प्रेजेंट हो, पाई बॉन्ड एक भी ना हो, तो ऐसे हाइड्रोकार्बन्स को अल्केन कहा जाता है। और जिसके अंदर पाई बॉन्ड प्रेजेंट हो, यानी लेकिन सिर्फ डबल बॉन्ड्स हो, यानी एक सिग्मा और एक पाई हो दो एटम के बीच में, ट्रिपल बॉन्ड्स ना हो, सिर्फ डबल बॉन्ड्स हो तो अल्कीन्स, और अगर ट्रिपल बॉन्ड्स होंगे तो फिर अल्काइंस। तो ये तीनों कैटेगरीज तो हम पहले से ही जानते हैं। तो अल्केन, अल्कीन और अल्काइन ये तीनों ही एक तरह से कहा जा सकता है कि एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन के एग्जाम्पल्स हो गए। ठीक इसी तरीके से एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स क्या हैं इसको तो हम आगे पढ़ेंगे, बट एटलीस्ट हमें इसका एक एग्जाम्पल ध्यान में ले लेना चाहिए जो बहुत ही कॉमन है, और वो एग्जाम्पल है बेंजीन। तो बेंजीन के बारे में हम लोग जब नोमेनक्लेचर करते हैं तब थोड़ा डिस्कशन करते हैं। बेंजीन एक कंपाउंड है, एक हाइड्रोकार्बन है, लेकिन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। ऐसे बहुत सारे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन और भी हैं हमारे नेचर में, लेकिन हमारा फोकस क्लास 11th और क्लास 12th में बेंजीन और उससे रिलेटेड, उससे डिराइव्ड कंपाउंड्स पे रहता है, इसलिए हम लोगों को एक बेंजीन एग्जाम्पल ही फिलहाल कंसिडर करना है। बहरहाल एक पॉइंट अभी भी हमें क्लियर नहीं हुआ है कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन और एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन में ऐसा कौन सा डिफरेंस है कि इनको दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। जैसे हमें यह तो समझ में आ गया कि सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड में क्या डिफरेंस है, अल्कीन और अल्काइन में क्या डिफरेंस है, लेकिन ये एरोमेटिक के अंदर ऐसी कौन सी खास बात होती है कि उसको एलिफेटिक से सेपरेट करके रखा गया है। ये हमें इस चैप्टर में ही आगे जब हम बढ़ेंगे तब हमें समझ में आएगा। फिलहाल हमें बस ये क्लासिफिकेशन का एक बेसिक स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। तो अब क्लासिफिकेशन कर लेने के बाद अगला सवाल यह है कि इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है, हाइड्रोकार्बन के बारे में हम क्या पढ़ेंगे, हाइड्रोकार्बन क्या है और कितने टाइप्स के हैं वो तो समझ में आ गया। अब हम लोग इस चैप्टर में हाइड्रोकार्बन के बारे में एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे। डिटेल में अल्केन के बारे में पढ़ेंगे, अल्कीन के बारे में पढ़ेंगे, अल्काइंस के बारे में पढ़ेंगे, और जब एरोमेटिक पढ़ेंगे तो उसमें बेंजीन के बारे में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। और कभी भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब हम किसी कंपाउंड के बारे में पढ़ते हैं तो स्ट्रक्चर बड़ा साफ होता है। हमें उस कंपाउंड के बारे में तीन बातें पढ़नी होती हैं। एक तो उस कंपाउंड की प्रिपरेशन, यानी उस कंपाउंड को अगर हमें सिंथेसाइज करना है, उसे बनाना है, तो उसके क्या क्या मेथड्स हो सकते हैं। ये मेथड अलग अलग टाइम पे अलग अलग लोगों ने डिस्कवर किए। हमें उन मेथड्स को सीखना है, उनको देखना है और याद रखना है। एज अ स्टूडेंट ऑफ केमिस्ट्री हम जानते हैं कि हमें कंपाउंड्स के बारे में बहुत सारी बातें पता होनी चाहिए। उसमें सबसे पहली बात ये भी पता होनी चाहिए कि उस कंपाउंड को अगर हम सिंथेसाइज करना चाहते हैं, अगर हम उसे बनाना चाहते हैं, तो कैसे बनाएंगे। तो यानी कि हम जब अल्केन के बारे में बात करते हैं कि हम क्या पढ़ेंगे, तो सबसे पहले पढ़ेंगे अल्केन की प्रिपरेशन की मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स। सिमिलरली अल्कीन्स, अल्काइंस और बेंजीन, सबकी जब भी किसी कंपाउंड को पढ़ेंगे उसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन जरूर पढ़ेंगे। उसके बाद दूसरी चीज पढ़ते हैं उस कंपाउंड की फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज में आ जाती हैं जैसे बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी एटसेट्रा।
ये प्रॉपर्टीज जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं हम उसको स्टडी करते हैं। हम ये जानना चाहते हैं कि जो कंपाउंड हम पढ़ रहे हैं उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, क्या वो वाटर में सॉल्युबल है या नहीं है, उसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा है या बहुत कम है, उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा है या कम है। ऐसी प्रॉपर्टीज फिजिकल प्रॉपर्टीज में आती हैं, तो इसको हम लोग स्टडी करते हैं। और फाइनली सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, हम पढ़ते हैं उस कंपाउंड की केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज में आता है कि वो कंपाउंड अगर किसी दूसरे कंपाउंड के साथ मिलाया जाए या किसी दूसरे एलिमेंट के साथ मिलाया जाए तो उसके साथ कैसा बिहेव करेगा, उसके साथ क्या वो रिएक्ट करेगा या उसके साथ रिएक्ट नहीं करेगा, उसके लिए वो इनर्ट होगा, क्या होगा, क्या वो केमिकली रिएक्टिव है, केमिकली अनरिएक्टिव है, किस टेम्परेचर पे रिएक्ट करता है, किस टेम्परेचर पे नहीं रिएक्ट करता है, किसके साथ रिएक्ट करता है, किसके साथ नहीं रिएक्ट करता है, जिसके साथ रिएक्ट करता है तो कैसे करता है। ये सारी स्टडी जब हम किसी कंपाउंड के बारे में करते हैं तो ये सारी स्टडी उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ की स्टडी कहलाती हैं। तो हम लोगों को किसी भी कंपाउंड के बारे में 3 बातें पढ़नी है, उसकी प्रिपरेशन, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी और उसकी केमिकल प्रॉपर्टी। तो सिमिलरली हम लोग अल्केन के बारे में ये 3 चीज़ें पढ़ेंगे, अल्कीन के बारे में भी ये 3 चीज़ें पढ़ेंगे, अल्काइन के बारे में भी ये 3 चीज़ें पढ़ेंगे और बेंजीन के बारे में भी ये 3 चीज़ें पढ़ेंगे। मुझे लगता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का हमें समझ में आ गया है कि हम किस तरह से चैप्टर को आगे बढ़ाने वाले हैं। अब इससे पहले कि हम इस चैप्टर में आगे बढ़ें, मैं एक चीज़ याद दिलाना चाहूँगा। वो ये चीज़ याद दिलाना चाहूँगा कि बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़ते वक्त हमने ये पढ़ा था कि कभी भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है, खासकर जब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में किसी केमिकल रिएक्शन को देखेंगे, तो उस टाइम पे हमें याद रखना चाहिए कि केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट्स होते हैं और उसमें से किसी एक रिएक्टेंट को हम सबस्ट्रेट और दूसरे रिएक्टेंट को रिएजेंट कहते हैं। सबस्ट्रेट और रिएजेंट, ये वाली बात हमें ध्यान में लानी चाहिए। और इसके साथ ही हमने देखा था कि हमारे नेचर में जितनी भी केमिकल रिएक्शंस होती हैं उनको ब्रॉडली 4 ग्रुप्स में डिवाइड किया जा सकता है। वो 4 ग्रुप्स क्या क्या हैं? एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एक एलिमिनेशन रिएक्शन, एक एडिशन रिएक्शन और एक रीअरेंजमेंट रिएक्शन। मतलब हमारे नेचर में ये 4 तरह की रिएक्शंस होती हैं। किसी रिएक्शन में सब्स्टिट्यूशन होता है, किसी में कुछ एलिमिनेशन होता है, किसी में कुछ एडिशन होता है और किसी में अगर ये तीनों नहीं होता है तो रीअरेंजमेंट हो जाता है। ये 4 तरह की रिएक्शंस हमारे नेचर में होती हैं। हमको ये जानना यहाँ पे क्यों ज़रूरी हो गया? क्योंकि हम इस चैप्टर में आगे जब प्रिपरेशन देखेंगे तो उसमें रिएक्शंस की बात होगी, जब हम केमिकल प्रॉपर्टी समझने की कोशिश करेंगे तो भी रिएक्शन की बात होगी। तो हमारे माइंड में एटलीस्ट ये बात तो क्लियर होनी चाहिए कि रिएक्शन से रिलेटेड जो बेसिक टर्म्स हैं जैसे कि सबस्ट्रेट, रिएजेंट, उनका क्या मतलब है, और नेचर में जितनी भी रिएक्शंस होती हैं वो 4 कैटेगरीज में होती हैं। तो जो रिएक्शन हम इस टाइम पढ़ रहे हैं वो कौन सी रिएक्शन है, क्या वो सब्स्टिट्यूशन है, क्या वो एलिमिनेशन है, क्या वो एडिशन है या वो रीअरेंजमेंट है। इसीलिए इस बात को एक बार ध्यान में ले आना दोबारा बहुत ज़रूरी हो जाता है। अब हम आगे स्टडी बढ़ा सकते हैं अपनी। तो एक बार इन चीज़ों को एक बार दोबारा देख लें कि सबस्ट्रेट क्या है, सबस्ट्रेट, रिएजेंट और कैटलिस्ट, ये एक नया टर्म है। इन तीनों को एक बार फिर से समझ लेते हैं। तो सबस्ट्रेट एक ऐसा रिएक्टेंट है विच इज अटैक्ड और द रिएक्टेंट इन विच ए चेंज अकर्स। मतलब रिएक्शन में रिएक्टेंट तो होगा ही, लेकिन जिस रिएक्टेंट के ऊपर अटैक होता है और उस वजह से उसमें कोई चेंज आता है तो ऐसे रिएक्टेंट को हम लोग सबस्ट्रेट कह देते हैं। अभी एक एग्जांपल से भी समझ लेंगे। रिएजेंट क्या है? एक ऐसा रिएक्टेंट विच अटैक्स, जो अटैक करता है। एक तो है जिस पे अटैक होता है और एक है जो अटैक करता है। तो अटैक करने वाले को हम रिएजेंट कहते हैं, या फिर ऐसा भी कह सकते हैं कि द रिएक्टेंट ड्यू टू विच ए चेंज अकर्स, जिसकी वजह से चेंज होता है। जो अटैक करेगा उसी की वजह से तो कोई चेंज आएगा, तो इसीलिए ऐसे रिएक्टेंट को हम रिएजेंट कहते हैं। फिर ये कैटलिस्ट क्या है? ये कैटलिस्ट एक ऐसा सब्सटेंस होता है विच फैसिलिटेट्स अ केमिकल रिएक्शन बाय इंक्रीजिंग इट्स रेट। मतलब रिएक्शन की रेट बढ़ा देगा, उसको फास्ट कर देगा, उसकी स्पीड इंक्रीज कर देगा। इस तरह से वो रिएक्शन को फैसिलिटेट करता है। अगर कैटलिस्ट कई बार हम ऐड ना करें किसी रिएक्शन में तो हो सकता है कि वो रिएक्शन बहुत लंबे टाइम में जाके कंप्लीट हो। वो एक तरह से इम्प्रैक्टिकल हो जाएगा, हमारे लिए प्रैक्टिकल नहीं रहेगा, वो फिजिबल नहीं हो पाएगा करवा पाना, बहुत टाइम लगेगा। तो हम कैटलिस्ट ऐड करते हैं, सिर्फ उस रिएक्शन की वो स्पीड बढ़ा देता है। उसकी अपनी एक मैकेनिज्म है कि वो कैसे स्पीड बढ़ा देता है, कैटलिस्ट ऐसा क्या करता है कि वो स्पीड बढ़ा देता है। ये सब हम हायर क्लासेस में जाके समझेंगे। बट एक चीज हम अभी समझ सकते हैं कि कैटलिस्ट रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है, वो कोई रिएक्टेंट नहीं है, इसलिए उसको मैंने ना तो सबस्ट्रेट कहा है ना रिएजेंट कहा है, वो दोनों में से कुछ भी नहीं है। लेकिन वो अगर रिएक्शन जहां हो रहा है अगर प्रेजेंट हो तो उस रिएक्शन की स्पीड बढ़ा देता है। बड़ी स्पेशल प्रॉपर्टी है, बहुत स्पेशल मैकेनिज्म से बढ़ाता है। कैसे बढ़ाता है वो सब हायर क्लासेस की बात है, बट ये याद रखना है कि इट डज नॉट पार्टिसिपेट इन द रिएक्शन बट इंक्रीजेस द रेट ऑफ द रिएक्शन। अब इन तीनों टर्म्स को समझने के लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे रिएक्शन हमारे सामने है, इसमें ये 2 रिएक्टेंट्स हैं और एरो के सामने एक ये प्रोडक्ट बना हुआ है
और एरो के ऊपर मैंने एक प्लेटिनम मेटल का सिंबल लिखा, यानी कि ये हमारा कैटलिस्ट है। अब देखते हैं कि ये कैटलिस्ट है और बाकी इसमें सबस्ट्रेट और रिएजेंट कौन है। ये रिएक्शन हो रही है, इसमें दो रिएक्टेंट दिख रहे हैं। ये रिएक्शन कुछ ऐसे होती है कि ये जो हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है ये अटैक करता है इस मॉलिक्यूल पे, और उस वजह से इस मॉलिक्यूल का बॉन्ड टूट जाता है और दोनों हाइड्रोजन एक एटम इस पे और एक एटम इस पे कंबाइन करके ऐड होके ये प्रोडक्ट बना लेते हैं। इसका मतलब इन दोनों को रिएक्टेंट कहा जा सकता है और ये अटैक कर रहा है, इस पे अटैक हो रहा है। जो अटैक करता है अभी हमने समझा कि ये रिएजेंट हो गया, तो दिस इज आवर रिएजेंट इन दिस रिएक्शन, ये रिएजेंट है। और किस पे अटैक हुआ है? इसके ऊपर, तो ये हमारा सबस्ट्रेट हो गया। अटैक होने की वजह से इसमें चेंजेस आ गए। हम देखते हैं कि अब इसमें यहां पर हमें पाई बॉन्ड नहीं दिख रहा है, यहां सिर्फ एक सिंगल बॉन्ड दिख रहा है और एक एक हाइड्रोजन दोनों कार्बन पे ज्यादा दिख रहे हैं, तो ये चेंज हुआ इसमें। तो ये सबस्ट्रेट, ये रिएजेंट। फिर ये प्लैटिनम क्या हुआ? तो मैं पहले ही बता चुका हूं कि ये प्लैटिनम एक कैटलिस्ट है और कैटलिस्ट को हम एरो के ऊपर ऐसे लिख देते हैं। ये प्लैटिनम का काम जस्ट इस रिएक्शन को फास्ट करना है। अगर हम प्लैटिनम ना लें तो शायद ये रिएक्शन होने में इतना टाइम लगे जो हमें लगेगा कि रिएक्शन होगी ही नहीं। तो इसीलिए प्लैटिनम एक इस तरह से कैटलिस्ट का काम यहां करता है। आई होप ये तीनों ही टर्म्स अब हमें क्लियर हो चुके हैं। जल्दी से एक बार टाइप्स ऑफ रिएक्शन को भी देख लेते हैं, जिसकी बात हमने थोड़ी देर पहले की कि हमारे नेचर में जितनी भी केमिकल रिएक्शंस होती हैं उनको हम 4 ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं। या तो वो एडिशन रिएक्शन हो सकती है, या वो एलिमिनेशन, या सब्स्टिट्यूशन, या रीअरेंजमेंट। तो एडिशन रिएक्शन एक ऐसी रिएक्शन है जिसमें सबस्ट्रेट में क्या होता है, कुछ ऐड हो जाता है सबस्ट्रेट में, क्योंकि याद रखना चाहिए रिएक्शन में सबस्ट्रेट ही वो रिएक्टेंट है जिसमें चेंज होता है। तो सबस्ट्रेट में ऐसा चेंज हो कि उसमें कुछ ऐड हो जाए, तो ऐसी रिएक्शन को एडिशन बोल दिया जाता है। जिस रिएक्शन में सबस्ट्रेट में से कुछ रिमूव हो जाए, ऐड ना हो, तो उसको सिंपली हम एलिमिनेशन कह देंगे। बहुत सिंपल है। सब्स्टिट्यूशन क्या है? एक ऐसा रिएक्शन जिसमें सबस्ट्रेट में कोई एक एटम या ग्रुप रिप्लेस कर दिया जाए, मतलब किसी को हटा के कोई नई चीज आ जाए। तो ना तो हम इसको एलिमिनेशन कह सकते हैं क्योंकि कुछ हटा तो है लेकिन उसकी जगह कुछ नया आया भी है, तो ना तो हम इसको एलिमिनेशन और ना ही हम इसको एडिशन कह सकते हैं। यहां तो कह सकते हैं कि एक कुछ हटा और उसकी जगह कुछ आया, सबस्ट्रेट के मॉलिक्यूल में ऐसा चेंज हुआ है, तो इसको तो सब्स्टिट्यूशन कहना चाहिए। जैसे फील्ड में अगर 11 प्लेयर्स हैं, उसमें से एक प्लेयर इंजर्ड हो जाता है तो उसको बाहर करके कोई नया प्लेयर आ जाता है उसकी जगह, तो एक तरह से उसने उसको सब्स्टिट्यूट किया। ठीक इसी तरीके से सबस्ट्रेट में बहुत सारे एटम हैं उस मॉलिक्यूल में, कोई एटम या कोई पूरा ग्रुप ही उस मॉलिक्यूल से टूट के अलग हो गया और उसकी जगह कोई नया एटम या ग्रुप आकर के लग गया सबस्ट्रेट में, सब्स्टिट्यूशन। ऐसी किसी भी रिएक्शन को सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। और एक लास्ट है रीअरेंजमेंट, जिसमें ये तीनों नहीं होता, ना एडिशन, ना एलिमिनेशन, ना सब्स्टिट्यूशन। बस होता ये है कि सबस्ट्रेट में जो एटम जैसे लगे हुए थे, रिएक्शन के बाद उनकी अरेंजमेंट बदल गई। पहले जो जिसके साथ लगा हुआ था शायद अब वो उसके साथ ना लग के किसी उसी एटम के अंदर, उसी मॉलिक्यूल के अंदर किसी दूसरे एटम के साथ कंबाइन हो गया है। मतलब सिर्फ अरेंजमेंट चेंज हुआ है, इसीलिए इसको रीअरेंजमेंट कहते हैं। तो ये 4 तरह की केमिकल रिएक्शंस हमारे नेचर में होती हैं। और जब हमने ये सारी बातें कर ही ली हैं तो एक चीज़ और रिकॉल कर लेते हैं। अभी अभी हमने देखा कि रिएजेंट वो मॉलिक्यूल होता है, वो रिएक्टेंट होता है जो सबस्ट्रेट पे अटैक करता है, यानी अपने सामने वाले रिएक्टेंट पे अटैक करता है। तो हमने ये भी पढ़ा था कि नेचर में रिएजेंट जब हम देखते हैं तो 3 तरह के बेसिक रिएजेंट हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ऐसे तो बहुत तरह के रिएजेंट होते हैं, बट मेनली हम 3 तरह के रिएजेंट्स मानते हैं कि हमारे नेचर में रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। वो 3 कौन कौन से हैं? न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल एंड फ्री रेडिकल। मुझे लगता है कि ये तीनों ही चीजें हमको क्लियर हैं कि न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल और फ्री रेडिकल क्या हैं। अगर थोड़ा बहुत डाउट है भी तो जब हम लोग रिएक्शंस पढ़ेंगे एग्जैक्टली उस टाइम अगर जरूरत पड़ेगी समझने की तो हम वही समझ लेंगे कि न्यूक्लियोफाइल क्या है, इलेक्ट्रोफाइल क्या है या फ्री रेडिकल क्या है। लेकिन रिएजेंट, ये 3 तरह के रिएजेंट होते हैं ये जो अटैक करते हैं किसी रिएक्शन में सबस्ट्रेट के ऊपर। ये सारी बातें समझ लेने के बाद अब हम प्रॉपर हाइड्रोकार्बन का चैप्टर स्टार्ट कर सकते हैं। तो जैसा कि हमने कहा था कि हम अल्केन से अपनी स्टडी को शुरू करेंगे और अल्केन में भी सबसे पहले उसकी प्रिपरेशन सीखेंगे, फिर फिजिकल प्रॉपर्टी एंड देन केमिकल प्रॉपर्टी। तो प्रिपरेशन ऑफ अल्केन में जो पहला मेथड है, बहुत सारी मेथड्स हैं, एक ही चीज़ बनाने के एक से ज़्यादा मेथड्स हो सकते हैं, तो उसमें एक पहला मेथड ये है कि बाय हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कीन्स और अल्काइंस। देखो एल्केन, अल्कीन और अल्काइन में क्या डिफरेंस है ये सब हम जानते हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पे सीधा बिना अल्कीन और अल्काइन अलग से बताए सीधा मेथड का नाम लिख दिया है बाय हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कीन और अल्काइन। यानी अगर हम अल्कीन और अल्काइन का हाइड्रोजनेशन करवाएं तो हम अल्केन बना सकते हैं, लेकिन कैसे? तो वो ऐसे कि इन दिस मेथड एन अल्कीन और एन अल्काइन
on reaction with H2 in presence of catalysts like platinum or palladium or nickel becomes an alkane। तो सिंपल है, इस मेथड में कहा गया है कि कोई एक अल्कीन या फिर अल्काइन अगर है, उसको अगर रिएक्शन करवाई जाए H2 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, यहां कैटलिस्ट का प्रेजेंस होना जरूरी बताया गया है। और कैटलिस्ट क्या हो सकते हैं? प्लैटिनम हो सकता है या पैलेडियम हो सकता है या निकल हो सकता है। ये तीनों ही मेटल हैं, ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाते हैं, क्योंकि डी ब्लॉक हम लोग पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में जानते हैं क्या है, तो ये उनके अंदर आते हैं। लेकिन इन तीनों में से कोई भी हम एज अ कैटलिस्ट यूज करेंगे तो जो अल्कीन है या जो अल्काइन है वो क्या बन जाता है? अल्केन बन जाता है। इसको एक एग्जाम्पल से अगर हम समझना चाहें तो देखें कि एक रिएक्शन में अल्कीन, उसको हमने हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करवाया है, ये इथीन मॉलिक्यूल है, डेफिनेटली डबल बॉन्ड है तो अल्कीन होगा। किस कैटलिस्ट के प्रेजेंस में? ये तीनों में से कोई भी हम लिख सकते हैं, इसीलिए मैंने तीनों ही यहाँ पर फिलहाल लिख दिया है। हम देखते हैं कि इससे एक अल्केन बन जाता है। ये सिंपल रिएक्शन याद की जा सकती है। इस रिएक्शन को याद करने का तरीका ये हो सकता है कि हम देखते हैं कि इस रिएक्शन में रिएक्टेंट हैं और ये H2 मॉलिक्यूल इस पर अटैक करता है। अटैक करने की वजह से इस पे जो डबल बॉन्ड है, इसमें एक सिग्मा और एक पाई होगा, तो जो पाई बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाएगा क्योंकि वो वीक होता है। तो पाई बॉन्ड टूटेगा और दो हाइड्रोजन के, एक हाइड्रोजन इस पे और एक हाइड्रोजन इस कार्बन पे, यानी जिन दो कार्बन के बीच में पाई बॉन्ड टूटा है उन दोनों कार्बन पे एक एक हाइड्रोजन लगा दिया जाए तो सिंपल ये प्रोडक्ट बनेगा। यहाँ CH2 था, पाई बॉन्ड तोड़ा, एक एक हाइड्रोजन लगा दिया तो CH3 हो गया। सिमिलरली हम देखते हैं कि अल्काइन के साथ भी वही रिएक्शन करवाई जा सकती है, बस फर्क ये है कि हमें इस बार दो मॉलिक्यूल लेने पड़ेंगे हाइड्रोजन को, अगर एक मॉलिक्यूल इथाइन का लिया है, अल्काइन का लिया है, क्योंकि इसमें दो पाई बॉन्ड्स हैं। अगर हम सिर्फ एक H2 लेंगे तो अल्केन नहीं बनेगा, क्योंकि फिर एक ही पाई बॉन्ड टूट पाएगा तो हमारे पास प्रोडक्ट में एक पाई बॉन्ड रह ही जाएगा, वो तो अल्कीन बचेगा। अल्केन हमें बनाना है तो हमको दो H2 लेना चाहिए। मुझे लगता है ये बात आसान समझ में आ गई होगी। तो एक पाई बॉन्ड टूटेगा तो एक हाइड्रोजन, फिर दूसरा H2 अटैक करेगा तो दूसरा पाई बॉन्ड भी टूटेगा, फिर एक हाइड्रोजन। तो अगर एक हाइड्रोजन पहले लगा हुआ है तो रिएक्शन के बाद अब दो हाइड्रोजन दोनों पे लग जाएंगे तो H3 CH3 बन गया, सेम रिएक्शन। इस तरीके से इस रिएक्शन को हम याद रख सकते हैं। मैं एक बात यहीं पे क्लियर कर दूं कि जितनी भी केमिकल रिएक्शंस हम पढ़ेंगे, हर केमिकल रिएक्शन की एक मैकेनिज्म होती है कि हम कह तो रहे हैं कि फिलहाल इसने अटैक किया, ये बॉन्ड टूटा, इन दोनों पे लग गया, लेकिन एग्जैक्टली अटैक क्यों किया, इस पे ही अटैक क्यों किया, अटैक करने के बाद बॉन्ड कैसे टूटा और नया बॉन्ड कैसे फॉर्म हुआ, उसमें कैटलिस्ट ने क्या रोल प्ले किया, ये सारी बातों को डिटेल में हम तभी समझ पाएंगे जब हम उस रिएक्शन की मैकेनिज्म को समझें। बट क्लास 11-12 में हमें बहुत सारी ऐसी रिएक्शंस पढ़नी है जिनकी मैकेनिज्म हमें नहीं पढ़ाई जाएगी, यानी हमें मैकेनिज्म के ऊपर फोकस कम रखना है। कुछ केमिकल रिएक्शंस ऐसी जरूर हैं जिनके लिए मैकेनिज्म पढ़ना बहुत जरूरी हो जाता है, तो उनकी मैकेनिज्म्स हमें पढ़ाई जाएंगी, उन्हें हम पढ़ेंगे भी, वहां पर फिर बाकी बातें डिटेल में वहां पे समझना भी होगा। बट बहुत सारी रिएक्शन है जिनकी मैकेनिज्म नहीं पढ़नी है, तो वहां पर हमें सिर्फ रिएक्शन में रिएक्टेंट, प्रोडक्ट और कैटलिस्ट, ये तीन चीजें याद होनी चाहिए कि इसको इसके साथ मिलाया, इसकी प्रेजेंस में मिलाया तो प्रोडक्ट ऐसे बना। उसको याद रखने के कुछ तरीके हम लोग अपने माइंड से डेवलप कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर एक चीज सोची जा सकती है कि पाई बॉन्ड है, H2 अटैक करके पाई बॉन्ड को तोड़ेगा, एक हाइड्रोजन इस पे, एक हाइड्रोजन इस पे लगेगा और प्रोडक्ट बन जाता है, और ये बहुत ही अच्छा तरीका है याद रखने का भी। तो इस तरीके से ही हमें रिएक्शन याद करनी है। इस रिएक्शन की मैकेनिज्म अभी हम बहुत डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि डिस्कस की तो जा सकती है बट हमारे पास टाइम कंस्ट्रेंट है, हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम अवेलेबल नहीं है और भी बहुत सारे चैप्टर्स पढ़ने होते हैं। तो फिलहाल हम लोग सिर्फ इतनी रिएक्शंस याद करें तो हमारे लिए काफ़ी है। अब इस वीडियो लेक्चर में हम जल्दी जल्दी बाकी मेथड्स और सीख लेते हैं। जब सारी मेथड्स एक बार डिस्कस कर लेंगे तो एक नई वीडियो लेक्चर में, एक नेक्स्ट वाली लेक्चर में हम उन सभी मेथड्स को एक उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने वाला एक काम करेंगे। उसमें कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करके देखेंगे इन मेथड से रिलेटेड। फिलहाल अभी मैं सिर्फ एक दो एग्जाम्पल लेकर के ही समझाते जा रहा हूँ ताकि हम लोग जल्दी से एक ही लेक्चर के अंदर सारे मेथड्स को कवर कर पाएँ। तो अब आते हैं हम सेकेंड मेथड के ऊपर। तो सेकेंड मेथड है बाय हाइड्रोजनेशन ऑफ हैलो अल्केन्स। पहला मेथड था बाय हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कीन्स और अल्काइंस, इस बार हैलो अल्केन्स का हाइड्रोजनेशन करना है। लेकिन क्या हम हैलो अल्केन्स जानते हैं क्या है? तो उसके लिए मैंने एक बात लिख दी है, द कंपाउंड्स इन विच हैलोजन एटम इज अटैच्ड टू द हाइड्रोकार्बन ग्रुप। ऐसा कोई भी कंपाउंड जिसमें एक हैलोजन एटम अटैच्ड हो हाइड्रोकार्बन ग्रुप के साथ, तो उसको हम हैलो अल्केन बोल देते हैं। एग्जाम्पल से बेटर समझ पाएंगे, जैसे देखते हैं इस मॉलिक्यूल में, ये कंपाउंड है, उसका मॉलिक्यूल ऐसा दिख रहा है CH3Cl,
यानी इसमें Cl जो है एक हैलोजन है। हैलोजन ग्रुप 17 के एलिमेंट्स को कहते हैं। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, 4 हैलोजन हमें याद रखने हैं। तो क्लोरीन एक हैलोजन हुआ और ये हैलोजन CH3 के साथ बॉन्डेड है और हम ध्यान से देख सकते हैं कि CH3 तो एक हाइड्रोकार्बन ग्रुप है, क्योंकि सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन से बना हुआ ग्रुप है ये। तो ये हाइड्रोकार्बन ग्रुप हो गया और ये हैलोजन ग्रुप हो गया। तो इस पूरे कंपाउंड को हम हैलो अल्केन बोल देते हैं इसलिए। ठीक इसी तरीके से यहाँ पे भी एक हैलोजन दिख रहा है और ये बॉन्डेड है CH2 के साथ और CH2 CH3 इसके साथ बॉन्डेड है। तो मतलब ये जो पूरा CH3 CH2 ग्रुप हमें दिख रहा है ये तो सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन से बना हुआ है, तो इसे हाइड्रोकार्बन ग्रुप कहा जा सकता है। और ये हैलोजन, तो ये भी एक तरह का हैलो अल्केन हुआ। सिमिलरली अब इस तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे यहाँ पे ब्रोमीन हैलोजन है और ये इस साइक्लोहेक्साइल ग्रुप के साथ बॉन्डेड है, तो ये भी कार्बन हाइड्रोजन से बना हुआ ग्रुप है सिर्फ, तो हाइड्रोकार्बन ग्रुप हुआ। किसी भी हाइड्रोकार्बन ग्रुप में अगर हैलोजन अटैच्ड होगा तो हम उसी को हैलो अल्केन बोल देंगे। आई होप ये हैलो अल्केन क्लियर हो गया। अच्छा, मैं एक बात यहीं पर और बता दूं कि अब ऐसे तो मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ CH3Cl, CH3CH2Cl और ये रिंग बना के Br, ऐसे बहुत तरीके से लिख सकते हैं। इन सबको जनरलाइज करके एक हम तरीका अपनाते हैं हैलो अल्केन को रिप्रेजेंट करने का। हैलो अल्केन को हम ये ऐसे भी लिख सकते हैं RX। अब ये RX का अगर हमको मीनिंग समझ में आ जाए तो हम बार बार ये लिखेंगे और समझ जाएंगे कि इसका मतलब हैलो अल्केन हुआ। इसमें ये जो X है ये रिप्रेजेंट करता है किसी भी हैलोजन एटम को, यानी ये जो X है ये फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है या फिर आयोडीन हो सकता है। इन चारों में से कुछ भी हो सकता है। इन चारों का एक कॉमन सिंबल हमने यूज कर लिया है X। तो अब से जब जब मैं कैपिटल X ऐसे लिख दूंगा कहीं पे भी, समझ जाना चाहिए कि वो हैलोजन को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे एक ये हो गया और इसके साथ ये X के साथ ये R लिखा है मैंने। दिस R रिप्रेजेंट्स द अल्काइल ग्रुप। ये अल्काइल ग्रुप यानी हाइड्रोकार्बन ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है। अब मैं कितनी बार अलग अलग लिखूंगा CH3 CH3 CH2, ऐसे तो बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, यानी ये R कुछ भी हो सकता है, बट एक बात साफ है कि वो एक हाइड्रोकार्बन ग्रुप है या अल्काइल ग्रुप है। तो अल्काइल ग्रुप को मैं R से रिप्रेजेंट कर दूंगा और हैलोजन को X से, इसलिए मुझे इन पर्टिकुलर ऐसे लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब से जब भी हैलो अल्केन बोलना होगा हम RX लिख देंगे। ये एक जनरल रिप्रेजेंटेशन हुआ, किसी भी हैलो अल्केन को इस तरह से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो अब से हम कहीं भी अगर बुक में देखें या मैं भी यूज करूं R का मतलब समझ जाना है अल्काइल। ये CH3 हो सकता है जैसे कि ये CH3 CH2 हो सकता है जैसे कि ये साइक्लोहेक्साइल ग्रुप, कुछ भी हो सकता है लेकिन अल्काइल ग्रुप होगा, हाइड्रोकार्बन ग्रुप होगा। और X का मतलब इन चारों में से कोई भी हैलोजन हो सकता है। हाँ, जब किसी पर्टिकुलर कंपाउंड की बात करनी होगी तब तो पूरा उसका एग्जैक्ट स्ट्रक्चर ही लिखना पड़ेगा, बट इन जनरल जब भी हम बोलेंगे हैलो अल्केन तो RX बोल सकते हैं। आई होप ये बात क्लियर हो गई होगी। अब आते हैं इस मेथड के ऊपर कि इस मेथड में करना क्या है। हैलो अल्केन तो समझ लिया, लेकिन उसका हाइड्रोजनेशन कैसे करना है, तो उस बारे में ये कहा गया है कि इन दिस मेथड हैलो अल्केन्स ऑन रिएक्शन विथ H2, फिर से H2 के साथ हैलो अल्केन को रिएक्ट कराना है इन प्रेजेंस ऑफ, फिर से कैटलिस्ट की प्रेजेंस में। किसकी प्रेजेंस में इस बार? जिंक एंड डाइल्यूट HCl। ये याद रखना है, जिंक एंड डाइल्यूट HCl, इन दोनों की प्रेजेंस में जब किसी हैलो अल्केन को H2 के साथ रिएक्शन करवाई जाए तो इट प्रोड्यूस अल्केन्स। ये अल्केन बना देता है। एक एग्जांपल से समझते हैं। तो वो एग्जांपल्स ये हैं कि जैसे CH3Cl हमने अभी देखा ही था ऊपर कि एक हैलो अल्केन है। क्लोरोमीथेन इसका IUPAC नेम भी है। खैर अभी हम नोमेनक्लेचर पे ज्यादा फोकस नहीं रख रहे हैं, वो कभी बाद में सीख लेंगे, पहले सीखा हुआ है वैसे एक बार। तो CH3Cl है, इसको H2 के साथ रिएक्ट करवाना है जैसा कि रिएक्शन में कहा है। किसकी प्रेजेंस में? जिंक एंड डाइल्यूट HCl, वो भी लिख दिया हमने। तो होगा क्या कि CH4 बनेगा और HCl बनेगा। ये रिएक्शन है सिंपल। CH4 मीथेन है, एक अल्केन है, हम जानते हैं, तो बन गया हमारा। लेकिन अब रिएक्शन की फिर मैकेनिज्म हमें नहीं समझनी है, लेकिन याद रखने का तरीका क्या है? याद रखने का तरीका बहुत सिंपल है इसमें कि जब इन दोनों रिएक्टेंट्स को रिएक्ट करवाते हैं तो H2 फिर से रिएजेंट है, इस पर अटैक करता है, उस वजह से CH3Cl में ये बॉन्ड टूट जाता है। यानी Cl जहां से जिस कार्बन के साथ बॉन्डेड होगा उस बॉन्ड को तोड़ देना है, टूट जाता है। और H2 है यानी 2 हाइड्रोजन एटम होंगे, एक हाइड्रोजन Cl के साथ और एक हाइड्रोजन टूटे हुए CH3 के साथ लग जाएगा, तो दोनों अलग अलग हो जाएंगे और एक CH3 का बन जाएगा CH4 और Cl के साथ एक H लगा तो वो बन गया HCl। आई होप ये बात क्लियर हो गई होगी। एक एग्जांपल से और देखते हैं। दूसरा हाइड्रो हैलो अल्केन है हमारे पास CH3 CH2Cl, क्लोरोइथेन। इसमें फिर से वही रिएक्शन हो रही है, फिर से वही होगा कि जहां से क्लोरीन बॉन्डेड है उस बॉन्ड को तोड़ देना है। ये बॉन्ड तोड़ दिया और दोनों हाइड्रोजन थे, एक हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ और एक हाइड्रोजन इस CH3 इस मतलब इस कार्बन के साथ जो टूटा है, तो ये बन जाएगा CH3 CH3। ये CH2 था लेकिन एक हाइड्रोजन लगने के बाद ये CH3 हो गया, तो CH3 CH3 इथेन बन गया और वो HCl तो बनना ही था।
अब फिर से एक जनरलाइज कर सकते हैं हम इसको। मैंने अभी कहा था कि किसी भी हेलो अल्केन को मैं RX लिख सकता हूं। X मीन्स हेलोजन, R मीन्स एनी अल्काइल ग्रुप, इधर CH3, इधर CH3CH2 और एनीथिंग एल्स, व्हाटएवर। इसको अगर H2 के साथ सेम रिएक्शन करवाएंगे, यहां मैं देख सकता हूं कि H+ लिखा है मैंने, HCl नहीं लिखा है, मतलब एक ही है। हम सब जानते हैं एसिड का काम होता है H+ आयन रिलीज करना। तो अगर जिंक के साथ H+ भी लिखा हो तो मतलब वही हुआ, समझ जाना चाहिए डाइल्यूट HCl ही होगा जिसने H+ आयन रिलीज किया होगा। तो रिएक्शन फिर से वही होगी, जहां से ये हैलोजन बॉन्डेड है वो बॉन्ड टूटेगा, एक हाइड्रोजन इसके साथ इस H2 का और एक हाइड्रोजन इस R के साथ, तो क्या बनेगा RH एंड HX। तो ये जनरल रिप्रेजेंटेशन किया जा सकता है इस रिएक्शन को इस तरह से। ये इसकी दूसरी मेथड है, अल्केन को ऐसे भी बनाया जा सकता है। हमारे पास एक से ज्यादा ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। अभी तक हमने 2 ऑप्शंस देखे, 2 मेथड्स देखे। जब जो ज्यादा सूटेबल होता है उस मेथड का यूज किया जा सकता है। तो अब थर्ड मेथड है बाय वुड्स रिएक्शन। ये रिएक्शन सबसे पहले जिन्होंने इन्वेंट की उन साइंटिस्ट का नाम वुड्स है, इसीलिए इस रिएक्शन को वुड्स रिएक्शन कहा जाता है। इस रिएक्शन से भी हम अल्केन बना सकते हैं। कैसे, उसके बारे में लिखा गया है कि इन दिस मेथड हेलो अल्केन्स, फिर से हेलो अल्केन चाहिए हमको, हेलो अल्केन्स ऑन रिएक्शन विद सोडियम मेटल इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर प्रोड्यूस अल्केन्स। यानी सिंपली हेलो अल्केन लेना है, उसको सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट करवाना है, लेकिन प्रेजेंस में, किसकी प्रेजेंस में, ड्राई ईथर। ये एक केमिकल है, ईथर एक केमिकल होता है, और ड्राई ईथर का मतलब हुआ कि वो उसमें वाटर नहीं होना चाहिए, वाटर के साथ मिक्स्ड नहीं होना चाहिए, प्योरली सिर्फ और सिर्फ ईथर होना चाहिए। ईथर एक केमिकल है, ऑर्गेनिक कंपाउंड ही होता है। इसके बारे में हम लोग कभी बाद में देखेंगे, फिलहाल हमें सिर्फ ये नाम याद रखना है कि ड्राई ईथर। तो अल्केन बन जाता है। एक एग्जाम्पल से समझते हैं, बेहतर समझ में आएगा। तो वो रिएक्शन ये रही, इसमें लिखा गया है CH3Cl प्लस Na इन प्रेजेंस ऑफ DE यानी ड्राई ईथर गिव्स दिस एंड दिस। इस रिएक्शन को याद रखने के लिए सबसे पहले तो हमें इसकी स्टोइशियोमेट्री पे ध्यान देना चाहिए। रिएक्टेंट में CH3Cl है, लेकिन 2 यानी 2 मोल्स ऑफ CH3Cl चाहिए। इन सिंपल कहें कि अगर हमें 2 मॉलिक्यूल CH3Cl के चाहिए और 2 सोडियम एटम चाहिए, यानी 2:2 का रेशियो है, 2 मॉलिक्यूल और 2 मॉलिक्यूल 2 एटम सोडियम के, इसकी प्रेजेंस में रिएक्ट कराएंगे तो कुछ ये बनेगा। कैसे बनेगा उसको एक बार समझते हैं। याद रखने का तरीका क्या होना चाहिए? याद रखने का तरीका ये होना चाहिए कि एक बार यहाँ पर सोडियम एटम जो है वो रिएजेंट की तरह बिहेव करेगा। इसकी वजह से इस सबस्ट्रेट में कुछ चेंजेस आएंगे। कैसे चेंजेस आएंगे देखो, 2 मॉलिक्यूल हैं CH3Cl के, तो मैं दोनों मॉलिक्यूल को अलग अलग लिख देता हूँ, क्योंकि एक साथ तो हमें समझ में नहीं आ पाएगा। दोनों को अलग अलग लिखते हैं, तो मैं ऊपर नीचे ऐसे करके लिखता हूँ Cl, और इसको हमने 2 सोडियम एटम के साथ रिएक्ट करवाया है। सोडियम एटम दोनों मिलकर काम ये करते हैं कि दोनों ही मॉलिक्यूल में से ये Cl को रिमूव करके अपने साथ बॉन्ड कर देते हैं, अपने साथ बॉन्ड बना लेते हैं इस तरह से। ये मैंने जस्ट सर्कल करके ये रिप्रेजेंट किया है कि दोनों ही मॉलिक्यूल में से ये Cl और इसमें से ये Cl दोनों सोडियम के साथ बॉन्ड बना लेंगे, यानी यहां से टूट के अलग हो जाएंगे। तो इस वजह से क्या बनेगा, NaCl, 2 मॉलिक्यूल बनेंगे NaCl के। ये बात क्लियर है? तो हमें यहाँ पे दिख भी रहा है कि 2 मॉलिक्यूल बना था प्रोडक्ट साइड में। तो ये तो ऐसा हो गया, लेकिन बाकियों का क्या हुआ? ये जो CH3 इधर से निकल गया और इधर से CH3 निकल गया, उनका क्या होगा? उनका तो बॉन्ड टूट गया। अब इनकी तो वैलेंसी सेटिस्फाइड नहीं है, इनका तो ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, तो ये दोनों कार्बन को आपस में जोड़ देना है। जो कार्बन क्लोरीन के साथ बॉन्डेड था उसका बॉन्ड टूट गया, इसका भी बॉन्ड टूट गया, कोई बचा नहीं। ये दोनों क्लोरीन तो सोडियम के साथ बॉन्ड बनाने चले गए, तो ये आपस में ही बॉन्ड बना लेते हैं। और जब आपस में बॉन्ड बनाएंगे तो क्या बनना चाहिए? CH3 है, इसके साथ दूसरा CH3 कंबाइन हो जाएगा।